24 फरवरी 1674। नेसिरी का मैदान। मतलब जरा कल्पना कीजिए, एक सेनापति 15,000 हथियारबंद सैनिकों की एक विशाल और अजेय दिखने वाली फौज की तरफ देख रहा है। 15,000 एक बहुत बड़ा नंबर है। बिल्कुल। और फिर वो मुड़कर अपने लोगों को देखता है, और पता है वो क्या करता है? वो उनमें से सिर्फ 6 को चुनता है, केवल 6। और वो खुद 7वां। हाँ, और वे 7 लोग अपने घोड़ों की लगाम खींचते हैं और सीधे बिना किसी हिचकिचाहट के उन 15,000 की भीड़ में घुस जाते हैं। मौत के मुंह में। बिल्कुल मौत के मुंह में। आज के इस गहरे विश्लेषण में हम किसी सामान्य युद्ध या सैन्य रणनीति की बात नहीं कर रहे हैं। हम एक ऐसी मौत की बात कर रहे हैं जिसे अपनी मर्जी से चुना गया था। सही कहा आपने। हमारे पास आज मंगेश बनीबाई काशीराम रेपाड़ द्वारा लिखित द 7 इमॉर्टल्स, द हीरोइक स्टैंड एट नेसिली 1674 के कुछ बेहद ही महत्वपूर्ण अंश हैं, जो इस पूरी घटना का बहुत बारीकी से वर्णन करते हैं। हाँ, और हमारा मिशन यही है कि हम इतिहास की इस अकल्पनीय घटना की तह तक जाएं। मतलब ये समझना कि जब सैन्य रणनीति पीछे छूट जाती है और उसकी जगह वफादारी और स्वाभिमान ले लेता है, तो इंसान किस हद तक जा सकता है। और ये वाकई में हैरान करने वाला है। मतलब इस घटना की सबसे बड़ी बात ही यही है कि ये सैन्य इतिहास के हर स्थापित नियम को तोड़ देती है। हर नियम को। हाँ, बिल्कुल। जब हम रेपाल के दस्तावेजों को गहराई से देखते हैं तो ये एकदम स्पष्ट हो जाता है कि ये कोई अचानक हुई झड़प नहीं थी। एक तरफ आदिल शाही सेनापति बहलोल खान अपनी 15,000 की पूरी तरह से तैयार सेना के साथ खड़ा था, जो कि एक अजेय फौज लग रही थी। बिल्कुल। और दूसरी तरफ मराठा साम्राज्य के सर्वोच्च सैन्य अधिकारी सरनोबत प्रतापराव गुर्जर थे। और अगर हम सामान्य सैन्य सिद्धांतों की बात करें तो खुद को बचाए रखना और नुकसान को कम से कम करना किसी भी कमांडर की पहली प्रायोरिटी होती है। जो कि लॉजिकल भी है। एकदम लॉजिकल है। लेकिन यहां हम देखते हैं कि वो पूरा का पूरा सैन्य सिद्धांत पूरी तरह से ढह गया है। ये उसका एक बहुत ही दुर्लभ उदाहरण है। 15,000 सैनिकों के सामने केवल 7 लोगों का जाना पूरी तरह से अतार्किक है। तो मेरा सवाल ये है कि क्या ये किसी बहुत ही गहरी सैन्य रणनीति का हिस्सा हो सकता है, या ये पूरी तरह से एक आत्मघाती कदम था? देखिए, जो बात यहाँ सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि स्रोत सामग्री इसे रणनीति मानती ही नहीं है। अच्छा। हाँ, इसे स्पष्ट रूप से वफादारी और स्वाभिमान की जंग माना गया है। अगर हम आज के आधुनिक नजरिए से सिर्फ रणनीति के चश्मे से इसका मूल्यांकन करें तो ये एक बहुत बड़ी सैन्य विफलता लगती है। क्योंकि एक सेनापति का काम तो सेना का नेतृत्व करना है ना? बिल्कुल। राज्य के संसाधनों और अपने जीवन की रक्षा करना है ताकि वो अगले दिन फिर से लड़ सके। हमें उस दौर के ऑनर कल्चर यानी सम्मान की संस्कृति के गहरे मनोविज्ञान मिली जाती है। ऑनर कल्चर। हाँ, उस समय सरनोबत केवल एक प्रशासनिक पद नहीं था, ये राजा के पूर्ण विश्वास का प्रतीक था। स्रोत ये स्पष्ट करता है कि प्रतापराव गुर्जर का ये कदम रणनीति था ही नहीं, ये वफादारी का एक उग्र प्रदर्शन था। मतलब जब स्वाभिमान तार्किकता पर हावी हो जाता है। एकदम सही। तब राज्य के प्रति कर्तव्य पीछे रह जाता है और अपनी व्यक्तिगत निष्ठा को साबित करना ही एकमात्र लक्ष्य बन जाता है। तो इसका मतलब ये है कि नेसरी के उस मैदान में प्रतापराव गुर्जर आदिल शाही सेना से लड़ ही नहीं रहे थे। वे अपने ही किसी आंतरिक युद्ध से जूझ रहे थे। बिल्कुल। और सोचिए, कोई छिपकर किया गया वार नहीं था। वो 7 लोग सामने से गए थे। उस पल की कल्पना करने से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 15,000 की सेना, पैदल सैनिक, तोपखाना, जब उन्होंने देखा होगा कि केवल 7 लोग उनकी तरफ पूरी गति से आ रहे हैं, तो उस विशाल सेना को भी एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक झटका लगा होगा। बिल्कुल। ये मानव स्वभाव के इतना विपरीत है कि दुश्मन भी एक पल के लिए हिल गया होगा। और यही होता है युद्ध के मैदान में, जब शत्रु कोई ऐसी हरकत करता है जो पूरी तरह से आत्मघाती हो, तो वो सामने वाली सेना के भीतर एक सामरिक भ्रम पैदा कर देता है। सामरिक भ्रम? हाँ, एक टैक्टिकल कंफ्यूजन। आदिल शाही सैनिकों के लिए समझना नामुमकिन रहा होगा कि कोई बिना किसी बैकअप के सीधा मौत के मुंह में क्यों आ रहा है। ये निडरता शत्रु के मनोबल को अंदर तक झकझोर देती है। रेपालट के स्रोत में इसे बहुत स्पष्ट रूप से मौत की जंग कहा गया है। मौत की जंग? हाँ। मतलब उन्होंने बचने की कोई कोशिश नहीं की? बिल्कुल नहीं। उनका उद्देश्य बहलोल खान को हराना था ही नहीं। उनका उद्देश्य उस युद्ध भूमि को अपनी निष्ठा की वेदी में बदलना था। लेकिन यहाँ पे ये चीज बहुत ही रोचक हो जाती है।
कोई भी इंसान, खासकर एक इतना अनुभवी सेनापति जिसने अनगिनत युद्ध लड़े हों, वो अचानक ऐसा आत्मघाती निर्णय क्यों लेगा? और यहीं पर कहानी का सबसे रहस्यमयी हिस्सा सामने आता है। हाँ, क्योंकि कोई भौतिक कारण तो था नहीं। दुश्मन ने कोई नई तोप नहीं मंगवाई थी। प्रतापराव गुर्जर के इस अभूतपूर्व कदम के पीछे केवल और केवल एक कागज का टुकड़ा था। एक खत। छत्रपति शिवाजी महाराज का भेजा हुआ एक खत, जो मेरे हिसाब से किसी हथियारों से भरे हमले से ज्यादा विनाशकारी साबित हुआ। और वो कोई मामूली खत नहीं था। स्रोत के अनुसार वो एक बेहद गुस्से भरा खत था, जिसके भीतर एक खौफनाक सच छिपा हुआ था। खौफनाक सच? हाँ, इसी खत ने पूरी घटना की दिशा ही बदल दी। अगर हम बड़े परिदृश्य को देखें, तो जब एक इतने बड़े सेनापति को अपने राजा से ऐसा गुस्से भरा खत मिलता है, तो उसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव कितना गहरा होता है। मतलब क्या उस एक खत ने ये तय कर दिया कि जान की कीमत स्वाभिमान से बहुत छोटी है? इसे ऐसे समझिए, उस खत के खौफनाक सच ने वास्तव में प्रतापराव की दुनिया को उलट कर रख दिया था। शिवाजी महाराज और प्रतापराव गुर्जर का रिश्ता सिर्फ एक शासक और सेनापति का नहीं था। वो एक बहुत गहरे विश्वास पर टिका था। बिल्कुल। जब राजा, जिसे प्रतापराव ईश्वर के समान मानते थे, उनकी रणनीति और उनके साहस पर प्रश्न चिन्ह लगाता है, तो एक सच्चे योद्धा के लिए वो स्थिति मृत्यु से भी अधिक पीड़ादायक होती है। मतलब वो खत एक तरह का मनोवैज्ञानिक भूकंप था, उनके वजूद पर ही प्रहार था। सही कहा। उस खत ने यह स्थापित कर दिया कि अगर वे बिना बहलोल खान को खत्म किए वापस लौटते हैं, तो उनकी वफादारी हमेशा के लिए संदिग्ध हो जाएगी। ऐसे में मृत्यु एक सजा नहीं रह गई, बल्कि अपनी वफादारी प्रमाणित करने का साधन बन गई। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक बात है जो मुझे बहुत उलझा रही है। मैं प्रतापराव गुर्जर की मनस्थिति समझ सकती हूँ। खत उन्हें मिला, उनका स्वाभिमान आहत हुआ, लेकिन उनके साथ जो बाकी 6 सरदार थे, उनका क्या? ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है। मतलब वे तो सेनापति नहीं थे ना। खत में सीधा उन पर तो कोई आक्षेप नहीं था। फिर भी जब प्रतापराव ने उस 15,000 की मौत की खाई में कूदने का फैसला किया, तो वे 6 लोग भी बिना कुछ सोचे उनके पीछे चल दिए, बिना किसी हिचकिचाहट के। हाँ, तो क्या एक सैन्य ढांचे में सैनिकों की पहली वफादारी राज्य के प्रति नहीं होनी चाहिए, या ये दिखाता है कि उस समय अपने कमांडर के प्रति वफादारी सबसे ऊपर थी? ये उस कालखंड के सैन्य ढांचे की एक बहुत ही गहरी परत को उजागर करता है। देखिए, मराठा सेना में सरदारों और सेनापति के बीच खून और पसीने का रिश्ता होता था। वे सिर्फ कमांडर नहीं थे, वे नेतृत्व का मूर्त रूप थे। मतलब एक भाईचारा था। बहुत गहरा भाईचारा। जब उन 6 सरदारों ने देखा कि उनका सर्वोच्च नेता अपने सम्मान के लिए मृत्यु की ओर जा रहा है, तो उस क्षण उन्हें तय करना था कि क्या वे उन्हें अकेले मरने के लिए छोड़ सकते हैं। और उस दौर की संस्कृति में अपने कमांडर को रणभूमि में अकेला छोड़ देना सबसे बड़ा कलंक माना जाता था। वे शिवाजी महाराज के खिलाफ नहीं जा रहे थे, वे प्रतापराव के उस अस्तित्व के संकट में उनके साझेदार बन रहे थे। वाकई ये तो रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। इसका मतलब है कि नेसिरी का वो मैदान केवल प्रतापराव की नहीं, बल्कि उन 6 सरदारों की निष्ठा की भी परीक्षा था। वे जानते थे कि आगे मौत है, लेकिन पीछे मुड़ने का मतलब था अपने सम्मान की हत्या। बिल्कुल। इंसान को सबसे ज्यादा प्रेरित भौतिक सुरक्षा नहीं करती, बल्कि अपनी और अपनों की नजरों में सम्मान बचाए रखने की तड़प करती है। और शायद इसीलिए है ना, लेखक रेपाल ने इस घटना को एक बहुत ही विशेष शीर्षक दिया है, द 7 इमॉर्टल्स, यानी 7 अमर। और इस शीर्षक का चुनाव अपने आप में बहुत कुछ कहता है। अमरता एक बहुत ही भारी शब्द है। लेखक ने उन्हें केवल बहादुर या शहीद नहीं कहा, अमर कहा है। यह एक बहुत बड़ा दार्शनिक पहलू है। और यह पहलू विरोधाभासी भी तो है। मतलब इतिहास तो अक्सर जीतने वालों का होता है ना? हाँ, सामान्यतः यही माना जाता है। हम उन राजाओं को याद रखते हैं जिन्होंने बड़े भूभाग जीते, लेकिन नेसरी में ये 7 लोग हार गए। भौतिक रूप से वे मारे गए, उन्होंने कोई जमीन नहीं जीती, फिर भी उन्हें द 7 इमॉर्टल्स कहा जाता है। तो क्या इतिहास में हार जीत से ज्यादा मायने ये रखता है कि आपने लड़ाई किस भावना से लड़ी? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो इस स्रोत से उभर कर आता है। मानव सभ्यता का इतिहास केवल सैन्य जीतों का रिकॉर्ड नहीं है, यह अदम्य साहस और मानवीय भावना के चरम बिंदुओं का भी दस्तावेज है। जब रेपॉल ने अमर घोषित करते हैं, तो वे उनके शरीरों की बात नहीं कर रहे हैं, वे उस विचार की, उस जज्बे की बात कर रहे हैं। जब व्यक्ति जीवन से ज्यादा वफादारी और स्वाभिमान को तरजीह देता है, तो वो मानवीय कमजोरियों से ऊपर उठ जाता है। अगर वे भाग जाते तो शायद जिंदा बच जाते। हाँ, लेकिन तब वे इतिहास के पन्नों में एक फुटनोट बनकर रह जाते।
उनका वो आत्मघाती कदम ही उनकी अमरता का कारण बना। एक तरह से उन्होंने 15,000 सैनिकों को नहीं हराया, उन्होंने मृत्यु के भय को हरा दिया। और जब आप मृत्यु के भय को खत्म कर देते हैं तो आप वाकई अमर हो जाते हैं। बिल्कुल सही। स्रोत में जो रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी का जिक्र है वो इसी भयमुक्ति का वर्णन है। कोई भी साधारण सैनिक जान बचाने के लिए लड़ता है, लेकिन ये जान लुटाने के लिए लड़ रहे थे। बिल्कुल। और इसके साथ ही हमें उस खत के प्रभाव को भी याद रखना चाहिए। स्रोत इसे किसी अंध राष्ट्रवाद के चश्मे से नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक अध्ययन के रूप में प्रस्तुत करता है। यह दिखाता है कि कैसे संवाद का टूटना रणभूमि का पूरा गणित बदल सकता है। बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो नसरी 1674 का वो मैदान हमें क्या सिखाता है? हमने देखा कि कैसे प्रतापराव गुर्जर और उनके 6 जांबाज सरदारों ने बिना किसी रणनीति के केवल शिवाजी महाराज के एक खत और अपने स्वाभिमान की खातिर एक अकल्पनीय बलिदान दिया। और ये बलिदान कोई विफलता नहीं थी बल्कि निष्ठा की एक अमर गाथा थी जिसने हार और जीत के पारंपरिक पैमानों को ध्वस्त कर दिया। सुनने वालों के लिए ये वाकई सोचने वाली बात है कि जब इंसान के सम्मान पर बात आती है तो वो किसी भी असंभव चुनौती के सामने दीवार बनकर खड़ा हो सकता है। ये एक कालातीत प्रमाण है। बिल्कुल। और चर्चा के अंत में मैं एक विचार छोड़ना चाहूंगी। अगर एक राजा के शब्दों में, एक छोटे से खत में इतनी ताकत हो सकती है कि वो 7 लोगों को मौत को गले लगाने के लिए प्रेरित कर दे, तो हमें ये सोचना चाहिए कि आज के समय में हमारे शब्द, हमारा नेतृत्व और हमारे भरोसे में किसी का जीवन बदलने की या तबाह कर देने की कितनी शक्ति छिपी है। बहुत ही गहरा सवाल है। तलवारों के घाव तो भर जाते हैं लेकिन शब्दों के घाव इंसान को किसी भी हद तक ढकेल सकते हैं। बिल्कुल, सोचने वाली बात है।